students. So we were studying about drugs used in respiratory disorders. और respiratory disorders के अंदर हमने कफ के बारे में कवर कर लिया है और उसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट डिसऑर्डर आता है दैट इज अस्थमा. अस्थमा के ट्रीटमेंट के अंदर हमने दो क्लासेस ऑफ ड्रग्स कवर कर लिए. सबसे पहले हमने ब्रोंकोडायलेटर्स के बारे में पढ़ा था और सेकेंडली हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में पढ़ा था. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग्स आती है दैट इज मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स. अब जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स होते हैं इनका हमारे पास क्या फंक्शन होता है? बेसिकली इनके नाम से क्लियर है, ये हमारे पास मास्ट सेल्स जो प्रोड्यूस होते हैं उनको हमारे पास उनके ऊपर एक्शन दिखाते हैं. तो अब अस्थमा के पेशेंट्स जो होते हैं उनके अंदर मास्ट सेल का क्या फंक्शन होता है? अब मास्ट सेल हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो इम्यूनिटी है उसका पार्ट है. तो हमारी बॉडी क्या करती है, किसी इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास बॉडी मास्ट सेल की प्रोडक्शन करती है जो कि हमारे पास फर्दर इंटरमीडिएट्स को रिलीज करवाते हैं जो हमारे पास इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास अस्थमा जो है वो हमारे पास कंसंट्रेट, हमारे पास जो अस्थमा का डिसीज है वो हमारे पास ज़्यादा सिवियर हो जाती है. तो अब मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स के अंदर हमारे पास जो सबसे पहला एजेंट आता है दैट इज सोडियम क्रोमोग्लाइकेट. अब जो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट हमारे पास एजेंट है ये हमारे पास उस अस्थमा के अंदर यूजफुल है जो हमारे पास एलर्जी की वजह से हुआ है. जिस पेशेंट को एलर्जीज की वजह से, अभी कुछ पेशेंट्स को हमारे पास डस्ट से एलर्जी हो जाती है या फिर हमारे पास जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनसे एलर्जी हो जाती है, तो या फिर हमारे पास किसी इन्फेक्शन की वजह से हमारे पास एलर्जी हो जाती है. तो एलर्जी की वजह से जो हमारे पास अस्थमा कॉज होता है उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स होते हैं वो यूजफुल होते हैं. और उसके अंदर हमारे पास सबसे पहला जो एजेंट आता है दैट इज सोडियम क्रोमोग्लाइकेट. So sodium chromoglycate is useful in the treatment of asthma that is caused due to allergy. तो एलर्जी की वजह से जो हमारे पास अस्थमा कॉज होता है उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स यूजफुल होते हैं. अब जो हमारे पास क्रोमोग्लाइकेट है या मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स होते हैं इनका हमारे पास कोई ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट नहीं होता. ये हमारे पास ब्रोंक्यूल्स को डायलेट नहीं करते, लेकिन ये क्या करते हैं हमारे पास मास्ट सेल का जो मेम्ब्रेन है उसको स्टेबलाइज कर देते हैं. और हमारे पास जितने भी हमारे केमिकल मीडिएटर्स हैं जिनका रिलीज होता है, जो हमारे पास अस्थमा के अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन सब्सटेंसेस के रिलीज को प्रिवेंट कर देते हैं. अब जो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इनहेलेशनली हमारे पास ये जो एजेंट है ये हमारे पास एक्टिव होता है. और हमारे पास जो हमारे पास सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एजेंट है, अब मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स के अंदर हमारे पास जो एजेंट हम पढ़ रहे हैं सोडियम क्रोमोग्लाइकेट. सोडियम क्रोमोग्लाइकेट के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा कि सबसे पहले तो ये हमारे पास उन पेशेंट्स के अंदर अस्थमा की ट्रीटमेंट के अंदर काम आता है जब अस्थमा का जो कॉज है वो हमारे पास एलर्जी है. सेकेंडली हमारे पास इसका ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट नहीं होता, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट नहीं करता. थर्डली ये क्या करता है हमारे पास प्रिवेंट करता है, मास्ट सेल के मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है और प्रिवेंट करता है केमिकल मीडिएटर्स के रिलीज का जो कि हमारे पास अस्थमा के अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. और जो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट होता है, फोर्थ पॉइंट क्या आता है कि सोडियम क्रोमोग्लाइकेट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इनहेलेशनली इफेक्टिव होता है. इसकी वजह से या तो हमारे पास ये ऑरल इनहेलेशन के थ्रू दिया जाता है या फिर हमारे पास एक ऑरल इनहेलेशन के थ्रू एरोसॉल की फॉर्म में दिया जाता है या फिर हमारे पास स्पिन हेलर आता है, जो हमारे पास मशीन, हमारे पास एक इनहेलर आता है उसके हेल्प से हमारे पास सोडियम क्रोमोग्लाइकेट दिया जाता है. अब जो हमारे पास सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है वो हमारे पास एज अ प्रोफाइलैक्टिक एजेंट भी यूज किया जा सकता है. अब प्रोफाइलैक्टिक एजेंट क्या होते हैं हमारे पास? वो एजेंट्स जो हमारे पास प्रिवेंशन के लिए यूज होते हैं, किसी ना किसी डिसीज की प्रिवेंशन के लिए जो हमारे पास
पास एजेंट्स यूज होते हैं, यानी कि अगर हमारा जो पेशेंट है वो किसी ऐसे कंडीशंस में जाने वाला है जहाँ पे उसको एलर्जी हो सकती है, तो वो पहले ही हमारे पास, और उसको एलर्जी की वजह से अस्थमा हो सकता है, तो वो पहले ही हमारे पास किसी उस कंडीशन के अंदर जाने से पहले हमारे पास सोडियम क्रोमोग्लाइकेट इनहेल कर ले, ताकि उसको हमारे पास अस्थमैटिक अटैक आए ही ना। अब इसके अलावा हमारे पास जो सोडियम क्रोमोग्लाइकेट है वो आई ड्रॉप्स की फॉर्म में और ऑइंटमेंट की फॉर्म में नेजल इंसफलेशन के लिए हमारे पास जो एलर्जिक राइनाइटिस हो जाता है उसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। हमारे पास बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं सोडियम क्रोमोग्लाइकेट के, जैसे कि हमारे पास इरिटेशन कॉज करता है, थ्रॉट इरिटेशन, और ट्रांजिएंट ब्रोंकोस्पैज़म्स कॉज करता है। अब हमारे पास जो यूजेस हैं सोडियम क्रोमोग्लाइकेट के, ये हमारे पास प्रोफाइलैक्टिकली यूज किया जाता है ब्रोंकियल अस्थमा की ट्रीटमेंट के अंदर, एलर्जिक राइनाइटिस की ट्रीटमेंट के अंदर यूज किया जाता है, और एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस जो हो जाता है उसकी ट्रीटमेंट के अंदर भी हमारे पास सोडियम क्रोमोग्लाइकेट यूज किया जाता है। सोडियम क्रोमोग्लाइकेट के अलावा हमारे पास एक निडोक्रोमिल एजेंट आता है जो कि हमारे पास सिमिलर इफेक्ट होता है मास्ट सेल स्टेबलाइजर सोडियम क्रोमोग्लाइकेट के जैसा। नेक्स्ट जो हमारे पास इसके अंदर एजेंट आता है दैट इज निडोक्रोमिल के अलावा हमारे पास कीटोटिफेन एक एजेंट आता है। अब जो कीटोटिफेन एजेंट होता है और निडोक्रोमिल एजेंट है, ये दोनों हमारे पास, इनका एक्शन हमारे पास सोडियम क्रोमोग्लाइकेट के जैसा है, लेकिन इनमें हमारे पास क्या डिफरेंस है कि जो हमारे पास निडोक्रोमिल और कीटोटिफेन है ये हमारे पास सोडियम क्रोमोग्लाइकेट की जैसा इफेक्ट शो करते हैं, लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। जो इनकी एफिकेसी है इन कंपैरिजन टू सोडियम क्रोमोग्लाइकेट वो ज्यादा होती है। हमारे पास कीटोटिफेन जो है ये हमारे पास मास्ट सेल को तो स्टेबलाइज करता ही है, उसके अलावा इसके अंदर हमारे पास एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट होता है और ये हिस्टामिन का जो रिलीज है उसको भी प्रिवेंट करता है। लेकिन इसका हमारे पास कीटोटिफेन का एंटी इन्फ्लेमेटरी या फिर ब्रोंकोडायलेटरी इफेक्ट नहीं होता। हमारे पास कीटोटिफेन जो है वो 1 to 2 mg का डोज जो है ट्वाइस इन अ डे यूज किया जाता है। सो दिस वाज जो हमारे पास थर्ड क्लास है जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स के अंदर हमारे पास 3 एजेंट्स हैं, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, निडोक्रोमिल और कीटोटिफेन। अब सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, कीटोटिफेन और निडोक्रोमिल ये तीनों जो एजेंट्स हैं ये हमारे पास मास्ट सेल के मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करते हैं और प्रिवेंट करते हैं रिलीज से हमारे पास केमिकल मीडिएटर्स जो कि अस्थमा के अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास आती है दैट इज ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स। अब जो ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स हैं ये हमारे पास क्या करते हैं, ये ल्यूकोट्रीन पे एक्ट करते हैं। अब ल्यूकोट्रीन्स क्या होती है हमारे पास, ल्यूकोट्रीन्स हमारे पास ऐसे केमिकल मीडिएटर्स हैं जो स्पेसिफिकली हमारे पास इन्फ्लेमेशन के टाइम पे लिबरेट किए जाते हैं। सो जब हमारे पास हमारा जो सेल है वो इन्फ्लेम कर जाता है तब वो क्या करता है, ल्यूकोट्रीन की प्रोडक्शन करता है। और हमारे पास जो ल्यूकोट्रीन्स होते हैं वो हमारे पास फर्दर इन्फ्लेमेशन के लिए और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ल्यूकोट्रीन्स जो होते हैं वो हमारे पास जो हमारा हिस्टामिन होता है या फिर हमारे मास्ट सेल्स हैं उससे ज़्यादा एक्टिविटी शो करते हैं। और ग्लूकोट्रीन्स जो होते हैं ये फर्दर हमारे पास ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसकी जो हमारे पास ग्लूकोट्रीन की वजह से जो हमारे पास ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होती है वो हमारे पास इन कंपैरिजन टू हिस्टामिन लॉन्गर एक्टिंग होती है। और हमारे पास जो ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स हैं उनके अंदर हमारे पास ब्रोंकोडायलेटरी इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये हमारे पास प्रिवेंट करते हैं ल्यूकोट्रीन का रिलीज। और हमारे पास ल्यूकोट्रीन का रिलीज प्रिवेंट करने के अलावा ये क्या करते हैं, हमारे पास जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हम यूज करते हैं अस्थमा की ट्रीटमेंट के अंदर उसका जो हमारे पास कंसंट्रेशन है उसकी हमारे पास कम यूज कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूकोट्रीन। तो अगर हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स के साथ कंजंक्शन में देंगे या एडजंक्ट में देंगे या कॉम्बिनेशन में देंगे तब हमारे पास जो रिक्वायर्ड डोज होगी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की वो इन
कम होगी, क्योंकि हमारे पास जो ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स है वो रिक्वायर्ड डोज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की डिक्रीज करवा देते हैं। अब ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स, आई होप कि ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स क्लियर है, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स क्या करते हैं हमारे पास, ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स जो है वो ल्यूकोट्रीन का जो रिलीज है उसको प्रिवेंट करवाते हैं। तो अब ल्यूकोट्रीन का जब रिलीज प्रिवेंट हो जाएगा तब होगा क्या, अस्थमा कैसे ट्रीट होगा। तो अस्थमा के अंदर हमारे पास जो अब हमने पढ़ा कि अस्थमा के अंदर एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। तो एयरवे के अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो उसका क्या मतलब है हमारे पास कि जो पेशेंट है वो प्रॉपरली हमारे पास सांस नहीं ले पा रहा, और उसका एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन का हमारे पास वन ऑफ द कॉज है कि जो ब्रोंकियोल्स है उसके अंदर हमारे पास ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है या फिर हमारे पास ब्रोंकाइटिस हो जाती है। तो अगर हमारे पास किसी एलर्जी की वजह से या फिर हमारे पास किसी जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से या फिर किसी भी रीजंस की वजह से हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो गई है हमारे ब्रोंकियोल्स की, जिसकी वजह से अस्थमा हो रहा है पेशेंट को, तो उस इन्फ्लेमेशन जो इन्फ्लेम्ड टिश्यू होता है वो क्या करता है हमारे पास ल्यूकोट्रीन को रिलीज करवाता है। और जो ल्यूकोट्रीन होता है वो जब रिलीज हो जाता है वो क्या करता है फर्दर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, यानी कि ब्रोंकियोल पहले ही इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे पास नैरो हो चुका है और हमारे पास ल्यूकोट्रीन क्या करेगा फर्दर उसको नैरो करवा देगा, जिसकी वजह से जो अस्थमा है वो और भी ज्यादा सिवियर हो जाएगा या क्रॉनिक हो जाएगा। तो अब ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स क्या करेंगे, ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स ल्यूकोट्रीन का जो रिलीज है उसको स्टॉप करवा देंगे। तो जब हमारे पास ल्यूकोट्रीन का रिलीज स्टॉप हो जाएगा तब हमारे पास क्या होगा, हमारा जो अस्थमा है उसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास क्या होगा कि ल्यूकोट्रीन रिलीज नहीं होगा, ल्यूकोट्रीन रिलीज नहीं होगा तो फर्दर जो ब्रोंकोडाइलेशन है वो नहीं होगी। अब ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स के अंदर हमारे पास स्पेसिफिक जो एजेंट आता है दैट इज ज़ोल्यूटॉन और मोंटेल्यूकास्ट। ज़ोल्यूटॉन और मोंटेल्यूकास्ट या फिर हमारे पास ज़ाफिरल्यूकास्ट यूज होता है। ज़ोल्यूटॉन, मोंटेल्यूकास्ट या फिर ज़ाफिरल्यूकास्ट। अब जो ज़ोल्यूटॉन होता है, ज़ोल्यूटॉन हमारे पास 5-लिपोक्सिजनेज एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। जब हमारे पास 5-लिपोक्सिजनेज एक्टिविटी इनहिबिट होती है तब क्या होता है हमारे पास जो हमारा ल्यूकोट्रीन का फॉर्मेशन है वो इनहिबिट हो जाता है। अब ल्यूकोट्रीन के फॉर्मेशन के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास 5-लिपोक्सिजनेज। अब 5-लिपोक्सिजनेज जो एंजाइम है उसकी जो एक्टिविटी है वो हमारे पास जो ज़ोल्यूटॉन हमारे पास एजेंट है वो हमारे पास एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा, जिसकी वजह से ल्यूकोट्रीन की फॉर्मेशन हमारे पास इनहिबिट हो जाएगी। और जब ल्यूकोट्रीन की फॉर्मेशन हमारे पास इनहिबिट हो जाएगी तब हमारे पास जो ल्यूकोट्रीन की वजह से ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही थी वो हमारे पास प्रिवेंट हो जाएगी। अब जो ज़ोल्यूटॉन है इसकी जो रिक्वायर्ड डोज है वो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर ड्रग्स। हमारे पास 800 mg ज़ोल्यूटॉन की डोज चाहिए होती है और दैट टू फॉर 3 to 4 टाइम्स अ डे। हमारे पास एक इंटरमीडिएटली एक्टिव ड्रग है। अब हमारे पास जो ज़ोल्यूटॉन ड्रग है ये हमारे पास जो एलर्जी की वजह से या फिर एक्सरसाइज करने की वजह से या फिर किसी कोल्ड एयर इंड्यूस्ड ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमारे पास जो अस्थमा होता है और क्रॉनिक अस्थमा होता है उसकी ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास ज़ोल्यूटॉन जो है वो एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो एजेंट आता है दैट इज मोंटेल्यूकास्ट या फिर ज़ाफिरल्यूकास्ट। अब मोंटेल्यूकास्ट जो है वो हमारे पास ल्यूकोट्रीन का एंटागोनिस्ट होता है, यानी कि हमारे पास जो ज़ोल्यूटॉन है वो तो हमारे पास सिंथेसिस ही प्रिवेंट कर देता है ल्यूकोट्रॉन की, और जो हमारे पास मोंटेल्यूकास्ट और ज़ाफिरल्यूकास्ट है ये क्या करता है हमारे पास ल्यूकोट्रीन्स जो है उनकी सिंथेसिस होती है, लेकिन उनकी सिंथेसिस जो है वो हमारे पास जो ल्यूकोट्रीन है वो एंटागोनाइज हो जाते हैं, ल्यूकोट्रीन के जो रिसेप्टर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मोंटेल्यूकास्ट या फिर ज़ाफिरल्यूकास्ट। अब मोंटेल्यूकास्ट और ज़ाफिरल्यूकास्ट जो है इन कंपैरिजन टू ज़ोल्यूटॉन हमारे पास
एजेंट्स हैं, वंस इन अ डे हमारे पास डोज दी जाती है। और हमारे पास मोंटेल्यूकास्ट जो एजेंट है वो हमारे पास ज़्यादा इफेक्टिव है। जो ज़ाफिरल्यूकास्ट है ये हमारे पास लिवर के अंदर टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है या इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है, इसकी वजह से ज़ाफिरल्यूकास्ट जो है वो कम यूज़ किया जाता है। So these were the leukotriene modifiers. अब leukotriene modifiers के अलावा हमारे पास और भी क्लासेस ऑफ ड्रग्स हैं जो अस्थमा की ट्रीटमेंट के अंदर यूज की जा सकती है। जैसे कि हमारे पास एंटीहिस्टामीन्स यूज की जाती है। अब एंटीहिस्टामीन्स जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती अस्थमा की ट्रीटमेंट के अंदर, लेकिन हमारे पास क्योंकि हमारे पास अस्थमा के अंदर हिस्टामीन के अलावा बहुत सारे मीडिएटर्स जो है वो रिलीज होते हैं, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, ल्यूकोट्रीन्स है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो एंटीहिस्टामिनर्जिक एजेंट्स हैं वो लास्ट रिजॉर्ट की तरह पे हमारे पास यूज किए जाते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। इसके अलावा हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है वो दिए जाते हैं अस्थमा की ट्रीटमेंट के अंदर। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो होते हैं वो हमारे पास हार्ट डिसीजेस के अंदर नेसेसरी होते हैं। जिन अस्थमा के पेशेंट्स को हमारे पास हार्ट डिसीज है उन पेशेंट्स के अंदर हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। अब जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे पास जो एक्सरसाइज इंड्यूस हमारे पास अस्थमा ब्रोंकोस्पैज्म्स होते हैं या फिर एलर्जन इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पैज्म्स होते हैं उसके प्रिवेंशन के अंदर हेल्प करते हैं। सो दीज वर द एजेंट्स दैट आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। अब जब हमने अस्थमा के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था तब हमने पढ़ा था कि अस्थमा हमारे पास 3 टाइप्स का होता है, एक्यूट अस्थमा, क्रॉनिक अस्थमा और स्टेटस अस्थमैटिकस। तो अभी डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा जो पेशेंट है उसको किस टाइप का अस्थमा है तो कैसे हमारे पास मैनेजमेंट की जाती है अस्थमैटिक पेशेंट्स की। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक्यूट अस्थमा, अगर कोई पेशेंट हमारे पास एक्यूट अस्थमा का है तो उनके अंदर हमारे पास बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट जो है, जो कि हमारे पास ब्रोंकोडायलेटर्स का वर्क करते हैं, वो हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस होते हैं इन एक्यूट अस्थमा। जो हमारे पास बीटा एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट है वो एगोनिस्ट है, ये करते हैं हमारे पास, ये ब्रोंकोडायलेशन करवाते हैं और हमारे पास सिम्टोमेटिक जो हमारे पास रिलीफ होता है, जो अस्थमा का अटैक होता है उसके अंदर हमारे पास जो सिम्टम्स आते हैं उनका जो रिलीफ है वो हमारे पास बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट के हेल्प से हो जाता है और हमारे पास मिनिमल साइड इफेक्ट्स आते हैं बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट के। और जो सिवियर केसेस होते हैं उनके अंदर हम एड्रेनालिन या टर्ब्यूटालिन जो है उसको सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस दिए जाते हैं। और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है थेरेपी की वो डिपेंड करती है कि हमारे पास जिस पेशेंट को अस्थमा है उसको किस फ्रीक्वेंसी से ब्रोंकोस्पैज्म्स होते हैं। अब बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट के अलावा हमारे पास अमीनोफाइलिन जो ड्रग है वो दी जा सकती है कॉम्बिनेशन के अंदर बीटा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट के। उसके अलावा हमारे पास जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है वो हमारे पास लेस इफेक्टिव है, लेकिन हमारे पास एज ए लास्ट रिजॉर्ट एक्यूट अस्थमा के पेशेंट्स के अंदर हमारे पास कॉम्बिनेशन में इप्राट्रोपियम जो है वो बीटा 2 एगोनिस्ट के हमारे पास कॉम्बिनेशन के अंदर दिया जा सकता है। अब एक्यूट अस्थमा की ट्रीटमेंट के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो अस्थमा आता है दैट इज क्रॉनिक अस्थमा। अब क्रॉनिक अस्थमा के अंदर हमारे पास क्रॉनिक अस्थमा की अगर ट्रीटमेंट करनी है तो हमारे पास स्पेसिफिकली इन्फ्लेमेशन जो होती है, इन्फ्लेमेशन की ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास फोकस किया जाता है। तो इन्फ्लेमेशन की ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो हमारे पास मेजर एजेंट्स आते हैं। उसके अलावा हमारे पास बीटा 2 एगोनिस्ट प्रिस्क्राइब किए जाते हैं ताकि हमारे पास ऐसे एजेंट्स दिए जाते हैं जो कि हमारे पास इओसिनोफिल्स और हमारे पास जो केमिकल मीडिएटर्स हैं उनका रिलीज स्टॉप करवा दें। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप ऑफ अस्थमा है दैट इज अस्थमा अगर हमारे पास किसी प्रेग्नेंट लेडी या फिर किसी हार्ट पेशेंट्स के अंदर हो जाए तो प्रेग्नेंट वुमेन या फिर हार्ट पेशेंट्स के अंदर हमारे पास सिमिलर ट्रीटमेंट है। हमारे पास क्या होता है बीटा 2 सिलेक्टिव एगोनिस्ट हमारे पास प्रेफर किए जाते हैं इन केस ऑफ हार्ट पेशेंट्स और प्रेग्नेंट लेडीज, और इनके अंदर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। और
प्रेग्नेंट विमेन के अंदर हमारे पास जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं वो भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होते, तो हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी दिए जा सकते हैं अगर हमारे पास जो अस्थमा का अटैक है वो क्रॉनिक हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट टाइप का अस्थमा, दैट इज स्टेटस अस्थमैटिकस। अब जो स्टेटस अस्थमैटिकस होता है उसके अंदर हमारे पास सिवियर या और सस्टेन्ड अटैक होता है हमारे पास अस्थमा का, जिसकी वजह से हमारे पास जो हमारे पास सबसे पहली ड्रग है जो हमारे पास ब्रोंकोडायलेटर्स है या सिम्पैथोमिमेटिक हमारे पास अमीन्स हैं वो हमारे पास यूज नहीं की जाती और हमारे पास मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है स्टेटस अस्थमैटिकस के पेशेंट्स के अंदर। डिस्पनिया हो जाता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, साइनोसिस हो जाता है, डिहाइड्रेशन कॉज हो जाती है, हमारे पास रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होने के चांसेस होते हैं ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे पास पेशेंट जो है उसकी एग्जॉस्शन हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास जो ब्रोंकियल ट्री होता है हमारा उसके अंदर रिफ्रैक्टिवनेस आनी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास उस पेशेंट के अंदर बीटा-2 एगोनिस्ट दिए जाते हैं, एमिनोफाइलिन्स दिए जाते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं और उसके अलावा हमारे पास उन पेशेंट्स के अंदर सेडेटिव्स दिए जाते हैं, डायजेपाम या फिर फिनोबार्बिटॉन। और उसके अलावा हमारे पास उन पेशेंट्स के अंदर ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। ऑक्सीजन थेरेपी के अलावा हमारे पास रिहाइड्रेशन और एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं ताकि हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकें। सो दिस वाज द ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। अब अस्थमा के ट्रीटमेंट के अंदर हमने अभी एजेंट्स कवर करे, हमने मेजर हमारे पास 5 क्लासेस हैं जो कि अस्थमा के अंदर ट्रीटमेंट के अंदर यूज होती हैं। अब इन 5 क्लासेस में से जो मेजरली हमारे पास यूज एजेंट्स हैं डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा हमारे पास किस पेशेंट को कैसा अस्थमा है, हमारे पास ब्रोंकोडायलेटर्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स और मिसलेनियस एजेंट्स यूज किए जाते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेजल डीकंजेस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।